हटिए आप लोग। दूल्हे का सेहरा। विक्टिम की उम्र 32 से 34 साल लग रही है। मौत जहर की वजह से हुई है शायद। ये पूरी बॉडी नीला पड़ गई है। सर मोबाइल फोन वगैरह कुछ नहीं मिला, सिर्फ वॉलेट मिला। बॉडी सगळ्यात अगोदर कोणी बघितली? साहेब मी बघितली। तुम्ही ओळखता याला? कहाँ रहता है ये? हाँ साहेब ओळखतो, बीड गावात राहतो, राजाराम नाव आहे साहेब त्यांचं। साहब इसको नागकन्या ने काटा होगा। क्या बोला? नागकन्या? हाँ साहब। नागकन्या का है? साहब देखा तो नहीं मगर सुना था इसका कोई नागकन्या के साथ चक्कर था साहब। तो सेहरा ये किसी की शादी में जा रहा था या शादी से आ रहा था या इसकी खुद की शादी थी? रही बात जहर की, जहर इसने पिया है या इसे पिलाया गया है? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसे किसी सांप बिच्छू या जहरीले जानवर ने डस लिया हो। और सर ये नागकन्या का क्या चक्कर? कुछ नहीं, गांव वालों की अंधविश्वासी बातें हैं, उसका पता तो हम लगा ही लेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाकी सारी बातें भी क्लियर हो ही जाएगी। रही बात जहरीली शराब की, आसपास के इलाके में चेक करो कि कोई केस दर्ज हुआ है कि नहीं, क्योंकि जहरीली शराब का कोई एक विक्टिम नहीं होता, काफी लोग उसके घेरे में आते हैं। आसपास के दवाखाने में चेक करो। साहेब इकडे बघा। साहेब ये राजाराम की गाड़ी लगती है। राजाराम शिंदे, बिड़गांव। बड़ी अजीब बदबू आ रही है। सर शराब का शौकीन लगता है ये। जी सर। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, हम लोग राजाराम शिंदे के घर पे जाते हैं। जी सर। वो दो रहस्यमय लड़कियां कौन थी, वो क्यों भाग रही थी, और साथ बैठी लड़की ने ऐसा क्या देख लिया था कि वो अपने होश ही खो बैठी। जैसे जैसे तहकीकात की परतें खुलेंगी और ये कहानी आगे बढ़ेगी, ऐसे कई वाकयात सामने आएंगे जो आपकी रूह को थर्रा देंगे, आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। राजाराम शिंदे इथेच राहतो का? हो साहेब, काय झालं? वाहिनी चुप हो जा वाहिनी, संभाल अपने आप को। मला माहित होतं एक टाइम दिन ये होना। मैंने कितना मना किया लेकिन वो नहीं माने। उस नागकन्या के जहर ने मुझे मार डाला। अब वो हम सबको अपना निशाना बनाएगी। अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं मेरे बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। तुम लोग भी चले जाओ, नहीं तो वो तुम सबको मार डालेगी। वाहिनी संभाल। ये नागकन्या का क्या चक्कर है?
साहब राजा दादा तो एकदम धार्मिक आदमी था साहब, रोज पूजा पाठ करता था। उसको किसी ने बताया था कि उसके हाथ में धन लाभ है, कोशिश करते रहो, जीवन में आगे बढ़ोगे। नागकन्या से मिलने के बाद उसका नसीब एकदम बदल गया साहब। 1 साल पहले मामूली सुपरवाइजर का काम करता था साहब, कॉन्ट्रैक्टर के साथ उसका झगड़ा हो गया और उसने खुद का धंधा शुरू कर दिया साहब। बोलता था एक बार 100% नागकन्या वश में आ जाएगी तो घर में पैसे रखने की जगह नहीं होगी साहब। ये नागकन्या मिली कहाँ उसे? वो तो पता नहीं साहब। तुम्हारा भाई शादी के कपड़ों में था, क्यों? साहब वैसे तो सब राज में रखता था, लेकिन अहो काय चाललंय हे? आप उस नागिन से शादी कर रहे हो जिसने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया। ज्यादा नाटक मत कर समझी ना, वरना तुझे भी डस लेगी। वो काली नीली होकर मरेगी तू। नागकन्या अब मेरे वश में होने वाली है, तुम देख लेना, सब लोग देख लेना। एक बार मेरी उससे शादी हो जाए ना, कैसे चुटकियों में बदलती अपनी किस्मत। अरे और तेरे को क्या लगता है वो तेरी सौतन बन के इस घर में रहेगी? नहीं, मुझे कुछ नाही पता, हे सगळं आत्ताच्या आता बंद करा। अगं हे मी आपल्या संसारासाठी करतोय, अपने संसार के लिए, तेरे लिए कर रहा हूँ। तेरी भलाई इसमें, मेरी भलाई है, अरे हम सबकी भलाई है इसमें। साहब दादा नागकन्या के साथ लग्न करना होता साहब, पर सच क्या झूठ क्या वो मुझे नहीं पता। हाँ साहब, वो हेमंत गडकरी के पास सुपरवाइजर का काम करता था साहब। गांव में स्कूल, अस्पताल, सड़क, उनके लिए वो मजदूर भेजता था साहब। दादा को अचानक एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और उसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा शुरू हो गया साहब। ए राजा, मेरे जूते में पैर डाल के मेरे को गिराना चाहता है क्या? ए हेमंत, हवा बदलती है, तू भी तात्या पाटिल के यहाँ पर नौकर था। जास्त बोलू नकोस, ये तो खाल खींच के भूसा भर दूंगा, समझा क्या? तेरे को जो करना है वो उनका ये झगड़ा बहुत बढ़ गया साहब। कल रात तो उनकी मांडवली की मीटिंग भी होने वाली थी साहब। मुझे लगता है कि हेमंत ने राजा दादा को मारा होगा। मौका वारदात से राजाराम का मोबाइल वगैरह कुछ नहीं मिला, घर पे छोड़ गए थे? नहीं साहब। नंबर दो जरा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ। स्विच ऑफ आ रहा सर। ठीक है, और कोई जानकारी मिलती है तो सबसे पहले तुम हमें इन्फॉर्म करोगे और पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को लेकर जाना। राजाराम के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और ये हेमंत गडकरी, उसकी पूरी कुंडली चाहिए मुझे। ये नागकन्या क्या है उसके बारे में पता करो। यस सर। अरे काय झाला? कहाँ की रहने वाली है? अरे क्या हुआ? आ जमीन। सर, हेमंत पिछले 2 दिन से घर नहीं लौटा, उसकी बीवी से बात हुई है मेरी। ठीक है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर हेमंत कहाँ है? साहब कल से तो वो साइड पे भी नहीं आए। राजाराम आया था? हाँ साहब, 2 दिन पहले शाम को आया था, फिर दोनों मिलकर अप्सरा पार चले गए थे। सर, हेमंत और राजाराम ने गांव के शराब के ठेके पर ही मीटिंग की थी, दोनों में बहस भी हुई थी सर। अरे ये हेमन्या, तू ज्यादा हाथ पैर चलाना बंद कर। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। पावर आ गया अपने पास, और तू तो साला पहले से ही मेरे दिमाग में जाता था। तू तेरा देख, मैं मेरा देखता हूँ। इस हेमंत का फोन सर्विलेंस पे डाल दो, जिस दिन हेमंत हाथ में आ जाएगा ना, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ओके सर। नागकन्या। नागकन्या? दर्शन करने हैं? 1 मिनट, दिखा दिखा। सिर्फ 200 रुपए की बात है, सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। चल लेके चल। 1 मिनट, पहले पैसे दो। अरे राजू, पैसे देना। भाई भाई भाग भाग भाग।
हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। राजाराम की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। जहर से हुई उसकी मौत और एक नाग कन्या के साथ उसके ताल्लुकात की बातें अलग अलग रूप में सामने आ रही थी। वो संदेशपद लड़कियां कौन थी, क्या चाहती थी वो? लोग ऐसा क्या देख रहे थे कि अपनी सुध-बुध खो बैठे थे? वो दूसरी लड़की कौन थी? क्या उसने भी जो देखा था वो इतना भयानक था कि उसके होश उड़ गए थे? पुलिस इस मामले की जड़ तक जाने के लिए हर पहलू को बारीकी से तलाश रही थी। क्यों मारा राजाराम को? साहब मैंने नहीं मारा, मैं कुछ नहीं किया, मैं खराब हो गया। नहीं मारा तो भागे क्यों? मेरे मुकादम ने बताया कि राजाराम के मर्डर केस में आप लोग मेरे को ढूंढ रहे हो, लेकिन साहब मैंने उसे नहीं मारा, मेरा उसका कोई लफड़ा नहीं था। हाँ लफड़ा नहीं था, लफड़े से कुछ ज्यादा ही था। ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? मैं बताता हूँ, तेरा धंधा उसने नहीं छीना था, तेरे वर्कर उसके साथ काम करते थे। तेरे यहाँ काम करने वाला एक मामूली कॉन्ट्रैक्टर तेरे बराबरी का हो गया था। एक नहीं कई वजह थी। मैं उसे मारना चाहता था लेकिन मार नहीं सकता था क्योंकि मुझे उससे बहुत डर लगता था। डर? कैसा डर? साहब वो बहुत अजीब आदमी था, पागल, जादू टोना और वशीकरण में एक नंबर। एक दिन मी सगळीकडे जातो, खूप उपाय करतो, एक भी जगह छोड़ता नहीं हूं मैं। ये शनि ऐसा नहीं निकलता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समझे? बकवास बंद कर। काय चाललंय इकडे? ए चला कामाला लगा, जाओ काम पे जाओ। हमारे बीच पैसे को लेकर झगड़ा हुआ, फिर वो अचानक गायब हो गया। फिर एक दिन अचानक दिन रात मजदूर काम पर लगाओ और काम पूरा करो, पार्टी से पैसा लेने का। हेमंत, पैसे अब तुझे नहीं मुझे लेने हैं। इसका पुराना बोर्ड हटा, मेरा नया बोर्ड लगा, राजाराम कॉन्ट्रैक्टर्स। हेमंत, ये काम अब मेरा है। दिन में चढ़ा के आया क्या? चल निकल यहाँ से। चले, बाप की आवाज सुन। आता राजाराम करणार माझा काम, तो साइड खाली कर। जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है। ये हेमन्या, देखा ना कन्या का चमत्कार? उसने मेरे अंदर की सफलता को तिच्या विषाने काढून टाकलंय। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तभी उसे मारना चाहता था लेकिन मार नहीं सका क्योंकि उसके वश में नाग कन्या थी। सच बता, उसके शराब में जहर तूने मिलाया था ना? नहीं साहब, ना मैंने उसे मारा है और ना ही उसे मरवाया। ये काम नाग कन्या का लगता है साहब। जमील, इस नाग कन्या का जिक्र बार बार हो रहा है, पता करो ये नाग कन्या कौन है और रहती कहाँ है। सर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के मुताबिक राजाराम की मौत जहर से हुई थी, लेकिन शरीर पे डसने का कोई निशान नहीं है। 2 दिन में रिपोर्ट मिल जाएगी। हेमंत से भी कुछ खास इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। इसका मतलब बाहर से निकलने के बाद राजाराम किसी और से भी मिला था। उसकी गाड़ी भी तो रास्ते में मिली थी हमें। मतलब फिर से किसी के साथ मिलकर शराब पी होगी, लेकिन कौन हो सकता है सर? तो जो कोई भी होगा जान पहचान वाला ही होगा, क्योंकि जबरदस्ती कोई मुंह में जहर कैसे डाल सकता है? ठीक है। यस सर। सर राजाराम के कॉल डिटेल्स के मुताबिक राजाराम और वैष्णवी में काफी बातें हुई है और खबरों से यह भी पता चला है कि राजाराम और वैष्णवी के बीच कोई चक्कर चल रहा था। तलाशी लो घर की। यस सर। हाय झाला साहेब। सर, रवि के कमरे से कीमती सामान और गिफ्ट मिला है। राजाराम के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था? धीर होते माझे जेठ थे। काफी अच्छा रिश्ता था भाभी और जेठ के बीच। तुम्हारे कमरे से जो चीजें हमें मिली है उसकी रसीद हमें राजाराम के वॉलेट में मिली है। साड़ी, चप्पल, गहने, मेकअप का सामान, ये सब कुछ तुम्हें राजाराम लाके देता था, तुम्हारा पति नहीं। क्यों? राजाराम और तुम्हारे बीच लंबी बातें हुआ करती थी। देखो वैष्णवी,
सब कुछ तो हमें पता है, बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। साहब मैं और करती भी क्या, मेरा पति एकदम निकम्मा है और शराबी भी। मेरा जेठी मेरे ख्याल रखते थे और मैं उनका। मेरी बात मान के तू बहुत सही कर रही है। मुझे जब कोई मना करता है ना, तब वो नाक कन्या बुरा मान जाती है, और एक बार उसने बुरा मान लिया तब मना करने वाले की मौत पक्की। सब कुछ मिलेगा तुम्हें, जैसा मैं बोल रहा हूं ना वैसा करती जा। साहब देखते देखते उनका धंधा चल पड़ा था और पैसे भी आने लगे थे। नाग कन्या के मालिक थे वो। अगर साहब मैं उन्हें मना करती तो मैं जहर से मर जाती। तुमने देखा है नाग कन्या को? नहीं साहब, सिर्फ सुना है। जो नाग कन्या का सहारा लेकर लोगों को डराता था, आज उसकी ही मौत हो गई है। ये ऐसा तो नहीं कि तुमने अपना बदला ले लिया हो या फिर तुम्हारे पति ने उसको मारा हो? ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, और साहब मेरे पति भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हम दोनों तो हमारे जेठ पर ही निर्भर थे। मुझे नहीं पता था कि मेरे नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा है। तो इसलिए मार दिया उसे? मैं खुद अपना सिंदूर क्यों मिटाऊंगी? हाँ, मैं नाग कन्या से परेशान थी, पर मुझे ये बात पता नहीं थी कि मेरे अपने ही लोग मुझे डस लेंगे। सब मुझे पता था। मेरा दादा और मेरे बीवी का कब पता चला? अहो, मैं माँ बनने वाली है। क्या? हाँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। हाँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं बाप हो रहा हूँ। खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों रे? क्या हुआ? ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। क्या? ए, फिर किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है? बोला किसका बच्चा है? भाव का। सुनो, ए दादा, दादा दरवाजा खोल। खोल दरवाजा। अबे मार क्यों रहा है? मेरे वैष्णवी के साथ रहेगा तू? हाँ, मेरे देख दादा, वैष्णवी से दूर रह, पहले बोलता हूँ, पर जान से मार दूंगा। नाटक मत कर। साले मेरे टुकड़ों पर पहुंचता है और मुझी पर घूर रहा है तू। दिमाग खराब हो गया ना तो जहर दे दूंगा तुम दोनों को। हे बग, देख, नाग कन्या अब मेरे वश में है, सोती है मेरे साथ। मेरे एक इशारे पर डस लेगी तुम दोनों को। चल निकल, निकल। सब कुछ मेरे आंखों के सामने चलता था साहब, लेकिन फिर भी अपन चुप बैठा था या अपने भाई को खामोश कर दिया था? आयशा साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर, इस रवि के पास मोटिव तो है, लेकिन रवि पर नजर रखो और इस घर पे भी 24 घंटे नजर रखना। अब तक की तहकीकात में इस नाग कन्या का जिक्र बार बार हो रहा है। इसका कोई नाग कन्या के साथ चक्कर था साहब। ये काम नाग कन्या का लगता है साहब। उस नाग कन्या के जहर ने मुझे मार डाला। हो ना हो, इस नाग कन्या के राज में ही सारा सच छुपा हुआ है। एक काम करो, खबरियों को काम पर लगा दो और खोद कर निकालो इस नाग कन्या को। यस सर। क्या चाहिए? पैसा है? ए चोर चोर चोर! पुलिस ने नाग कन्या के रहस्य से पर्दा हटाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया और आखिरकार उनकी खोज रंग लाई और इस केस को बेड़गांव की तरफ मोड़ दिया। साहब, योगेश मोरे करके है कि बीड़गांव में, मैंने सुना है उसके बारे में कि नाग कन्या उसके पास है। खुश रहा। हाँ, चला हाँ? नंतर करतो सगळं। हाँ? नमस्कार साहब। खुश रहा। बहुत दिक्कत है, सर्वदोष की पूजा करवानी। अभी नहीं करवा सकते। क्यों नहीं हो सकता? मैं पैसे लेकर आया हूँ आपसे, बहुत जरूरी है, बहुत परेशानी है। नहीं हो सकता अभी। नंतरिया किधर है? कैसे ढूंढे उसे? यहाँ लोग घर आके वापस जा रहे हैं। हेलो साहब, एक जनार्दन नाम के आदमी के पास नाग कन्या की इंफॉर्मेशन मिली है।
सर जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उससे ये बात तो पक्की है कि इसका नाम योगेश मोरे है, उर्फ योगेश भगत। दूर दूर से लोग इससे मिलने आते हैं। 2 बेटियां हैं इसकी। नमस्कार साहब। योगेश मोरे, हो साहब। हमें तुम्हारी बेटियों से बात करनी है, बुलाओ। वो नहीं है साहब, अष्टविनायक दर्शन के लिए गई हुई है। ये नाग कन्या का क्या चक्कर है? साहब हमारी बेटी तेजू भगवान का वरदान है, लोगों के उद्धार के लिए जन्म लिया है साहब उसने। और ये जनार्दन का क्या किस्सा है? साहब उस रात को योगेश वो तो क्या तेरा, मेरे बाप दादाओं ने ना सीताबाई की जमीन की देख रेख की है, और तू साले पिछले 10 साल से कुंडली जमा कर यहाँ फार्म हाउस पे बैठा हुआ है। चल निकल दे। ये जनार्दन, ये बात ये है, अपनी मर्जी से नहीं आया इधर रहने को। हमारी मालकिन सीताबाई ने हमको इधर रखा है देख रेख करने के लिए। तेरे को निकाल के यहाँ से फेंका ना, उसका जिम्मेदार भी तू है। अच्छा, वो रिश्तेदार मेरी और रात तू करेगा? या तो आज मैं जिंदा रहेगा या तो तू। साले पुत्रिया! हमको खुशी थी सर कि ईश्वर ने जन उद्धार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों को सौंपी। हमें लगा ये भगवान का चमत्कार है जो नाग कन्या के रूप में हमारे घर में जन्म। जिन लोगों को नाग का श्राप होता है उनका उद्धार करने के लिए सर। साहब जया बच्चियों से बहुत प्यार करती है, शायद याद आ रही होगी इसके लिए। फिर क्या साहब, लोगों में बात फैल गई और यहाँ मेला लगने लगा सर। योगेश दादा बस एक बार नाग कन्या के दर्शन करवा दीजिए। नहीं, जाइए, चले जाइए आप लोग यहाँ से। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आपकी, चले जाइए। तो साहब हमने घर और जगह छोड़ने का फैसला कर लिया सर। हमने इसे ईश्वर की इच्छा मानी। हमें लगा कि हमारे भाग्य के खुलने का समय आ गया। 4 दिन पहले ये यहाँ आया था। ये राजाराम शिंदे आता था ना यहाँ? सिर्फ यही क्यों साहब, नाग कन्या का आशीर्वाद लेने तो लोग दूर दूर से आते। नाग कन्या की, नाग कन्या की, नाग कन्या की। 4 दिन पहले ये यहाँ आया था या नहीं? नहीं। तुम्हारी बेटियों का मोबाइल नंबर दो। शांति से दर्शन कर सके इसके लिए मोबाइल लेके नहीं गए सर। बेटियों की फोटो लेकर आओ। सर ये मेरी छोटी बेटी रेखा, तेजू तो अपना फोटो कभी निकलवाती ही नहीं सर। जमील, स्केच आर्टिस्टला बोलून घे आणि मुलीचं स्केच काढून घे। ऐसे क्या कर रहे साहब, आ जाएंगे 2-4 दिन में। एक मर्डर केस में तुम्हारी लड़कियां अहम कड़ी है। तुम यहाँ बैठ के इंतजार करो, ढूंढने का काम हम पर छोड़ दो। ये योगेश धार्मिक बनने के आड़ में लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमा रहा है। सब बाप कहता है बेटियां दर्शन के लिए गई है, लेकिन बेटियां तो खुद लोगों के खून के आरोप में आरोपित है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि राजाराम को किसने मारा और इसकी बेटियां कहाँ है। इस योगेश पे नजर रखो। ये तेजू सा स्केच है। ये क्या है? सिर्फ स्केच को हम कैसे सर्कुलेट करवाएंगे? लोगों के मन में डर फैल जाएगा। इस स्केच को सिर्फ हमारी टीम और खबरों में सर्कुलेट करो। टीम से कहना गांव में जाके पर्सनली लोगों से बात करें। हो सकता है कि किसी ने देखा हो, कुछ सुना हो। ओके सर। हेलो, ओके सर। मंदिर रोड के पीछे जंगल में एक लाश है। आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? सर लगता है इसकी मौत भी जहर से हुई है। साहेब ये बघा, इसके बाप योगेश ने तो कहा था कि ये लोग अष्टविनायक गए। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजू ने इसे मारा हो, तेजू ने राजाराम को भी मारा हो, या किसी और ने इसे मार के नाग कन्या के चक्कर में तेजू को उठा ले गया हो सकता है राजाराम और रेखा दोनों की मौत जहर की वजह से हुई है। इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो। ओके सर। हेलो, ओके सर। राजाराम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। उसकी मौत मेथनल नाम के एक जहर से हुई है।
इसका मतलब राजाराम की मौत को किसी ने प्लान करके अंजाम दिया है, पर किसने? अब तक जो साथ दिखाई दे रहे थे, एक दूसरे का सहारा बने हुए थे, उनमें से एक की मौत हो गई थी। तो क्या ये नाग कन्या यानी कि तेजू ने ही अपनी बहन रेखा को मारा था? लेकिन क्यों? और क्या राजाराम की मौत की जिम्मेदार भी तेजू ही थी? जैसे जैसे इस नाग कन्या के जीवन की बातें सामने आ रही थी, वैसे वैसे पेचीदगियां बढ़ती जा रही थी। योगेश ने जो बताया था, क्या वो पूरा सच था? अब सवाल यह था कि तेजू कहां थी? उसके नाग कन्या कहे जाने या माने जाने के पीछे कौन से राज दफन थे? आपने तो कहा था कि आपकी बेटी अष्टविनायक के लिए गई है, लेकिन वो तो किसने मारा होगा उसे? नाग कन्या उसे अपने साथ में लगी थी सर। बस करो योगेश, इस भ्रम से बाहर निकलो और आप तो सच बोलो। तुम्हारी दोनों बेटियां घर से निकली थी जरूर, लेकिन अष्टविनायक के लिए नहीं। वो घर से भाग गई थी। कैसे भागी थी और क्यों भागी थी, ये तुमने हमें बताया नहीं। तुम्हारे घर पर आने वाले राजाराम की मौत हो गई, तुम्हारी बेटी मर गई, अभी भी तुम नाग कन्या का ही राग आलाप रहे हो। साहब, आपने देखा नहीं तो विश्वास भी नहीं करोगे। मैं पागल नहीं हूं साहब, जो ये कह रहा हूं। हमारे घर के बाहर इतने सारे लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं उसका एक दर्शन पाने के लिए। वो भी पागल नहीं है साहब। सब वो नाराज है। उसे ढूंढो साहब, इसके पहले कि किसी और की मौत हो जाए, उसे ढूंढो साहब। ठीक है, जाइए आप। सर, 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 सर। पहले राजाराम की मौत हुई, उसके दुश्मन थे, वो नशे में था, उसे जहर देना आसान था। लेकिन ये रेखा, वो तो अपने बहन के साथ गई, उसका कौन दुश्मन था और उसे कौन जहर दे सकता है? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस नाग कन्या का सच इन लोगों को पता चल गया हो और इसीलिए किसी ने इन दोनों को रास्तों से हटा दिया हो? वो जो कुछ भी है, इस तेजू का मिलना बहुत जरूरी है। जमील, कुछ भी करो, इस तेजू को ढूंढ के निकालो। जिस दिन ये तेजू हमारे हाथ लग जाएगी ना, इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ओके सर। चल बोल। साहब, एक आदमी है शेखर टकले, उसने बुरे ग्रह शांत करने के लिए नाग कन्या शादी की है। कहाँ मिलेगा ये शेखर टकले? गोगली गांव में मिलेगा साहब। राजाराम शिंदे नाम के आदमी को जानते हो? हमने तो सुना है तुम्हारी शादी नाग कन्या से हुई। ये कहानी क्या है, जरा पूरी सुना दो। अपने ग्रह नक्षत्र ठीक करने के लिए साहब मैं इन्हें सर्पदोष की पूजा करानी है। ये बगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप? बरा, मग इंतजार करो, नाग कन्या को तुम्हारे लिए तैयार करता हूं। जी बाबा। ये अरे घबराओ नहीं, चमत्कार होगा चमत्कार। हार पहनाओ बेटा, हार पहनाओ। ये लो, इसे पी जाओ, पी जाओ, पी जाओ। बेटा, अब तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर, सर्प श्राप से हमेशा के लिए मुक्ति, सदा खुश रहो। चलो। जब दोबारा लाइट आई तो मैंने देखा वो नाग कन्या एक सुंदर लड़की बन गई। और तुम्हारे ग्रह नक्षत्र वो ठीक हो गए? शादी के बाद उस लड़की का क्या किया? अरे साहब, वो तो एक रात की शादी होती है। क्या एक रात की शादी? ये लड़की थी? हाँ सर, ये वो लड़की, नाग कन्या का रूप। जमील, वक्त आ गया योगेश की खाल उधेड़ने का। आप लोग हटिए जरा। कैसे हुआ ये? इन्हें भी नाग कन्या ने मार दिया साहब। अब इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती है? मैंने देखा। अरे देवा, हाउ काय झालं? हाउ काय झालं?
मुझे पूरा यकीन है नाग कन्या ने ही इन्हें मारा है। उसने ही रेखा को भी मार दिया था। जमीन सर, एम्बुलेंस बुला और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। सर ये केस तुलसता ही जा रहा है। राजाराम शिंदे का कातिल का कोई सुराग अभी तक हमें मिला नहीं। पहले रेखा मारी गई और अब योगेश। तीनों की मौत की वजह एक ही है, जहर। कोई तो है जो ये खेल खेल रहा है। इस आदमी को इस लड़की नहीं मारा है। देखो, डरो नहीं। कौन हो तुम, कहां से आई हो और क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो आदमी कौन था जिसे तुमने मारा? तुमने देखा है नाग कन्या को? जंगल में सर, ये कपूरी गांव की रहने वाली है। वहाँ के पुलिस स्टेशन में इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है। ये अपने प्यार और शादी को लेकर पहले से तनाव में थी, फिर ये सब कुछ देख के ये ट्रॉमा में आ गई है। पुलिस स्टेशन और इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो। फिलहाल इसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसे हॉस्पिटल में एडमिट करो। जमील, इस नाग कन्या को बिल से बाहर निकालने का वक्त आ गया है। एक के बाद एक होती रहस्यमय मौतों ने इस केस को और पेचीदा बना दिया था। इस नाग कन्या के संदेशपद किरदार को बेनकाब करने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। योगेश और रेखा मौर्य की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये कैसे हो सकता है? एक ही किस्म के जहर से 3 लोगों की मौत, पहले राजाराम, फिर रेखा और योगेश, और इनकी डेड बॉडीज हमें अलग अलग जगह पर मिलती है। कौन हो सकता है इन सबके पीछे? तेजू? अगर इन सबके पीछे तेजू है तो उसका अगला शिकार कौन होगा? शेखर। इस योगेश के घर पे नजर रखो, अगर तेजू वापस आएगी तो वहीं पर आएगी। ओके सर। सर, योगेश के घर से कांस्टेबल पाटिल का फोन आया था। हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा। शायद हमारे सारे सवालों के जवाब हमें वही मिलेंगे। सर ये देखिए सर। खोदो यहां पर। 1 मिनट रुक। वहां से पत्ते हटा, आराम से। ये तो तेजू की लाश है। सर, जया। जया, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। अगर तुमने मुंह नहीं खोला तो मुंह खुलवाना हमें आता है। बता दो ये क्या चल रहा है। मेरी बेटी तेजू बीमार थी, चमड़ी का रोग था उसे। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। फिलहाल तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी में हर 6 हफ्ते में उसकी चमड़ी खाल छोड़ेगी, उसके जख्मों से रक्त बहेगा और एक बदबू सी फैलेगी। उसके चेहरे के हाव भाव, रंग सब बदल जाएंगे। जनार्दन ने इत्तेफाक से तेजू और सांप को एक साथ देख लिया था। देखते ही देखते वो नाग कन्या के रूप में प्रसिद्ध हो गई। हमने सोचा घर चलाने के लिए खर्चा निकल रहा है, लेकिन जैसे ही लोगों की मांग बढ़ने लगी, योगेश ने पैसे भी बढ़ा दिए। योगेश एक नीच आदमी था। वो हमारी बेटियों को वापरता था।
तेजू की झूठ मूठ की शादी और रेखा को उन्हीं आदमियों के साथ सोने पे मजबूर करता था। योगेश की इन्हीं गलत हरकतों से तंग होकर मैंने अपनी दोनों बेटियों को घर से भगा दिया। लेकिन एक दिन योगेश ने मेरी उनसे फोन पर बात होते हुए सुन ली और वो मेरे पीछे पीछे आ गया। हो गया मिलन? हाँ? चला। देख रहे उसे, मौत से बदतर हो गई उसकी जिंदगी। इससे अच्छा आप उसे जहर दे के मार दीजिए। नानी बाजू में, चले बाजू लाओ, चले चल। रेखा, रेखा नहीं बेटा। मैंने अपना मन बना लिया कि अब इसे और जीने नहीं दूंगी। मैंने योगेश को उसी के वार से मारा। जो गुट्टी वो दूसरों को पिलाता था, वही जहर की गुट्टी मैंने उसे भी पिला दी। राजाराम को किसने मारा? राजाराम तेजू से लगन करके उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। योगेश ने राजाराम को बहुत शराब पिलाई और उसे रास्ते में जहर देकर मार दिया ताकि उसे छुटकारा पा सके। ये जहर वो लाता कहाँ से था? योगेश पहले पेट्रोल पंप पे काम करता था। उसके पास केमिकल मिथानल था। मुझे योगेश को मारने का कोई दुख नहीं है, लेकिन मुझे दुख है कि मैंने मेरी बेटी को मेरे हाथों से मार डाला। एक बाप ने अपनी बेटियों का शोषण किया है, रेखा की मजबूरी का शोषण, तेजू की बीमारी का शोषण। तुमने चुप रहकर अपने पति का साथ देकर अपनी बेटियों का शोषण ही किया है। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारा पति गलत कर रहा है, उस वक्त अगर तुमने पुलिस की मदद ली होती तो शायद तुम्हारी बेटियां आज जिंदा होती। अंधविश्वास करने वालों की इस दुनिया में कमी नहीं है। जीवन में जल्दी सफलता पाने के चक्कर में लोग न जाने क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। मेहनत, लगन, काबिलियत से ज्यादा उन्हें चमत्कारी चीजों पर भरोसा होता है। और ऐसे ही अंधविश्वासी लोगों का फायदा उठाने वालों की भी इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। ऐसी विचारधारा के लोग न सिर्फ अपना बल्कि समाज का भी नुकसान करते हैं। राजाराम मेहनती आदमी था और अपनी मेहनत से ही उसने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन अपनी कामयाबी का श्रेय वो अंधविश्वास को दे रहा था और इसीलिए योगेश जैसे लोग उसका भरपूर फायदा उठा रहे थे। एरिथ्रोडर्मा की पेशेंट तेजू का दर्द किसी ने नहीं समझा। उसकी लाइलाज बीमारी को एक धंधे की शक्ल दे दी गई, जबकि उसकी खुद की जिंदगी किसी जहर से कम नहीं थी। उसका एकमात्र सहारा बनी उसकी बहन रेखा, लेकिन उसके पिता के लालच ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। जया ने जब तक आंखें खोली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेजू जैसे बीमार लोगों को अपनों के सहारे की जरूरत होती है, संरक्षण की जरूरत होती है। जया अब जेल में है और किशोरी के परिवार से भी संपर्क किया गया है और उसका इलाज जारी है। याद रखें, जीवन में आगे बढ़ने की होड़ में अपने आप को इतना कमजोर न बनाएं कि खुद भी गलत रास्ते पर चलें और दूसरों को भी गलत रास्ता दिखाएं। इंसान अपने अच्छे कर्मों से, अपनी मेहनत से ही बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ पा सकता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।